ये एक बी पार्ट था भाई साहब, इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन। लिटरली इतना दिमाग खराब किया ना इस वाले क्वेश्चन ने। टेक्स्ट में मैं अगर ग्रेस मार्क्स वाला एमसीक्यू बताऊँ आपको, तो ये दूसरे वाले में ग्रेस, मैं ये बिल्कुल सोच चुका कि मेरा अटेम्प्ट लगने वाला है, तो खामखा अब डिले करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना ग्रुप 2 में दूँ ही ना। तो फाइनली May 26 के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, एंड ये है क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट एग्जाम के। एंड मैं हर एक पेपर का रिव्यू बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, एंड इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं और कितना अटेम्प्ट किया है मैंने। इस बार जो टेक्स्ट का पेपर और एफएमएसएन का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था। हर ग्रुप में हर अटेम्प्ट में ऐसा होता है कि एक ग्रुप में एक पेपर ऐसा आता है जो कि अजीब सा होता है। तो इस बार टेक्स्ट और एफएमएसएन था। तो इस बार मैंने क्या किया, मतलब जो मैंने पहला अटेम्प्ट था ये वाला, तो मैंने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रोसेस किया है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रेम सागर, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और इस बार May 26 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया है बोथ ग्रुप का। एंड अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ। तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन मैंने 5 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि फर्स्ट पेपर है तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट करता हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है उस एग्जाम में। तो मैंने क्या किया कि उसको 5 दिन पहले स्टार्ट कर दिया। एग्जाम डे में मैं गया एग्जाम देने के लिए। उसका एग्जाम मुझको बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल कुछ भी इसमें टफ नहीं था, बिल्कुल इजी टाइप का एग्जाम था। बस एक ES 15 का क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा कि मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि Jan 26 में आ चुका था, तो मेरे को लगा May 26 में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आया भी तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल कंपल्सरी क्वेश्चन। तो मैंने उसको छोड़ रखा था, बट मैंने वो देखा तो भाई साहब सोचा कि यार आया भी है कंपल्सरी, में छोड़ भी नहीं सकते ऑप्शनल में। फिर मैंने कैसे भी करके उसको छोड़ दिया, बाकी अटेम्प्ट किए, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने 90 मार्क्स अटेम्प्ट कर रखा है, तो मेरे हिसाब से 65 से 70 के मार्क्स आ सकते हैं, मेरा एग्जामिशन आ जानी चाहिए इसमें। लॉ का पेपर का बताऊँ तो बिल्कुल ईजी था, नॉर्मल, मतलब ईजी तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का था। ईजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। मेरे अकॉर्डिंग मेरे उसमें 55 से 60 के मार्क्स का आ सकता है। एंड अब आता है टेक्स्ट का पेपर। 2 पेपर ईजी आ चुके थे, तो मेरे को पता था कि ये पेपर आने वाला है अच्छे लेवल का। तो मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी नॉर्मल अच्छी खासी अपनी। तो इस जब क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मेरे हाथ में आई, तो मैंने देखा 32 पेज। तो मैंने क्या किया कि मेरी आदत है हमेशा क्वेश्चन पेपर में हमेशा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले जीएसटी का पार्ट रीड किया, कुछ ट्रिकी पॉइंट थे। फिर मैं इनकम टैक्स के पार्ट पे गया, उसको रीड किया। कंपल्सरी क्वेश्चन मैंने रीड नहीं किया 15 मार्क्स वाला। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो इनकम टैक्स का पार्ट है आईटी का, वो थोड़ा सा जीएसटी के मुकाबले थोड़ा सा ईजी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और टाइम बच रहा था मेरे रीडिंग टाइम का, तो मैंने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लिया उसी में। फिर मैं जब लिखने का टाइम आया, तो मैंने सबसे पहले इनकम टैक्स का पार्ट अटेम्प्ट किया। उसमें मैंने टीडीएस, टीसीएस, रेसिडेंशियल स्टेटस और ये सब जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, उसको मैंने निपटा दिया। उसके बाद मैं जीएसटी के पार्ट पे गया। जीएसटी में जो कंपल्सरी क्वेश्चन था, उसको मैंने छोड़ के बाकी सब अटेम्प्ट कर लिया। जीएसटी में एक क्वेश्चन था 1 का बी, रूल 86B वाला। उसको मेरे को थ्योरी पता थी, बट मेरे को प्रैक्टिकल मैंने सॉल्व नहीं कर रखे थे, इस वजह से मेरे को आता नहीं था वो, तो मैंने उसको छोड़ दिया। देन मैं एमसीक्यू पे जाता हूँ। मतलब दोनों इनकम टैक्स और जीएसटी मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, दोनों के डिस्क्रिप्टिव के। बस कंपल्सरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। मैं किया एमसीक्यू पे। एमसीक्यू मैंने 3-4 एमसीक्यू छोड़ के सारे अटेम्प्ट कर लिए। देन इनकम टैक्स के मैं कंपल्सरी क्वेश्चन पे आता हूँ। बस 40 मिनट बचा था उस टाइम पे मेरे पास। तो मैंने इनकम टैक्स कंपल्सरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, जितना मेरे को आता था मैंने उतना अटेम्प्ट कर लिया। देन मैं आता हूँ जीएसटी के क्वेश्चन पे, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। लास्ट के 4-5 मिनट बच रहे हैं, बस 3-4 एमसीक्यू बचे हैं, मैंने उसको अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन पर मैंने को दे दिया, आंसर शीट सॉरी। तो फिर वहाँ पे हुआ यूँ कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि एटलीस्ट मेरे 45 से 50 मार्क्स बन जाएंगे और मैं इजीली पास हो जाऊंगा। बट जब एग्जाम सेंटर में बाहर निकला, मैंने डिस्कशन किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने 3-4 एमसीक्यू में से ऐसा किया है कि एक एमसीक्यू में मैंने टिक करते समय गलती कर दी है, और 2 एमसीक्यू मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक गलती कर दी है, तो 6 नंबर मेरे ऐसे चले गए। तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, 6 नंबर चले गए, एटलीस्ट अभी भी पास हो सकता हूँ मैं। जब रिक्शे में बैठे हम लोग मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, मतलब घर जाने के लिए, तो वहाँ पे मैं रिक्शे में मेरे दोस्त मेरे से पूछते हैं कि जो तेरा रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, उसमें पर्सन का स्टेटस का निकला। तो मैंने बोला एनआर निकला मेरा तो वो कह रहे कि एनआर कैसे। तो मैंने उसको बताया, तो वो कह रहे कि नहीं भाई, तूने कैपिटल गेन के एडजस्टमेंट में डेट गलत ले लिया। अब मेरे को वहाँ पर रियलाइज हुआ, हाँ यार बोल तो सही रहा है, मतलब मेरे 6 नंबर वहाँ पे चले गए। 6 नंबर उधर और 6 नंबर एमसीक्यू में, 12 नंबर मेरे ऐसे चले गए। बन रहे थे मेरे 35-50। अब मैं आके अटक गया 34-36 पे। तो टैक्स का पेपर मेरा इस तरीके से गया। अब मैं जब घर आया तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मेरे 34-36 बन रहे हैं, तो अब बाकी का जो ग्रुप 2 है उसको देने का कोई मतलब तो बनता नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि अब ग्रुप 1 जो है वो सितंबर में दूंगा, सितंबर 26 में, और ग्रुप 2 जो है वो Jan 27 में दूंगा। मैं ये बिल्कुल सोच चुका था कि मेरा अटेम्प्ट लगने वाला है, तो खामखा अब डिले करने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना ग्रुप 2 में दूँ ही ना। मैंने ये सोचा था। तो मैंने ग्रुप जो जिस दिन एग्जाम था, मतलब जिस दिन 1.5 डेज होता है, उसमें मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी।
मैंने सोचा कभी एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं मैं, बाकी के जो आगे के ग्रुप टू के एग्ज़ाम है, बट घर वालों ने बोला कि एटलीस्ट एग्ज़ाम दे दे, नंबर का कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। लास्ट 1.5 डे में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मैं उठा, थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन देखे कॉस्ट के, एंड कॉस्ट का मतलब जब मैं वहाँ पे सेंटर पे पहुंचा, बाकी के जो बच्चे थे स्टूडेंट जो भी मतलब एग्जाम देने आए थे, वो सब पढ़ रहे थे अपना, कुछ ना कुछ फॉर्मूले वगैरह देख रहे हैं, और मैं वहाँ पे बस खड़े होकर उन सबको देख रहा हूँ और अपने आप को कोस रहा हूँ कि एटलीस्ट क्यों ना, अगर वो जो 3-4 एमसीक्यू थे मेरे, अगर मैं उनको करेक्ट कर देता तो शायद मैं भी अभी मतलब एटलीस्ट ग्रुप 1 निकलने की फिराक में होता और ग्रुप 2 निकालने को भी रेस में चल रहा होता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और उसमें ना मैंने कॉस्ट के लिए अच्छे से पढ़ा और टैक्स के गम में मैंने कॉस्ट का कुछ पढ़ा नहीं। तो अब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ा था, एंट्री होनी स्टार्ट हुई, मैंने एंट्री लिया अंदर, और एटलीस्ट मैं तो मान ही चुका था कि अटेम्प्ट लगने वाला है। तो मैंने सोचा कि जैसा भी एग्ज़ाम जाए, मतलब उस समय मैंने ये सोचा कि जो कॉस्ट का पेपर है मेरा, अगर उसमें मेरे 40 भी बनेंगे एटलीस्ट, अगर मेरे को लगेगा मैं इसमें पास हो जाऊँगा, आगे के जो 2 पेपर है मेरे ऑडिट और एफएमएसएम, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि अच्छा करूँ ताकि मैं एटलीस्ट ग्रुप 2 निकाल लूँ। मैंने ये डिसाइड कर रखा था। अब वो बात अलग है कि मैंने कॉस्ट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं एग्ज़ाम सेंटर पे गया, क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला मेरे को, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, ये आता है, ये आता है, ये आता है, अनएक्सपेक्टेडली अच्छे खासे मैंने अटेम्प्ट कर दिया उसमें। घर आके मैंने एमसीक्यू चेक किए, कॉस्ट का मैंने चेक किया, एमसीक्यू में 24 बन रहे थे, डिस्क्रिप्टिव मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट कर रखा था। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कॉस्ट में एटलीस्ट एग्जामेशन आ जाएगी, मेरे ख्याल से 60 to 65 अप्रॉक्स बन जाने चाहिए। देन जब मैंने चेक किया तो मेरे को मतलब घर जाने के बाद मैंने चेक किया था, तो मैं सोच रहा था कि यार टैक्स का पेपर मैंने दिया, घर आके रोना धोरा मचा रखा था मैंने, और दिमाग से ये सब निकल नहीं रहा था मेरे। कॉस्ट के लिए बिल्कुल पढ़ा नहीं मैंने, कॉस्ट के पेपर फिर भी मेरा इतना अच्छा चला गया, तो क्यों ना अब बाकी के जो आगे के 2 पेपर हैं, ऑडिट और एफएमएसएम, इनको एटलीस्ट मैं निकाल के ग्रुप 2 का झमेला यहीं पे खत्म करूँ May 26 में ही, और सीधा सितंबर में ग्रुप 1 दूंगा ओनली। मैंने ऐसा सोचा और ऑडिट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने ऑडिट अच्छे से पढ़ी, एग्जाम देने गया, तो पेपर जो था पेपर लेवल वो मेरे को मॉडरेट ही लगा, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि हर सबका अलग अलग लेवल होता है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बिल्कुल छोड़ दिया था, चैप्टर 5 और 9 मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा था, और बाकी जो चैप्टर थे रेस्ट 8 चैप्टर, वो मेरे को रटे हुए थे बिल्कुल। तो मैंने उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, बाकी जो 3-4 थे वो मैंने बिल्कुल छुए भी नहीं है, और मैंने एमसीक्यू भी उनके अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। जब मैंने घर आके एमसीक्यू चेक किया ऑडिट का, तो मेरे उसमें 20 बन रहे थे, 30 आउट ऑफ 30, एंड डिस्क्रिप्टिव भी मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट कर रखा था। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑडिट में मेरे 45 अप्रोक्स बन रहे हैं। अब आता है एफएमएसएफ का पेपर। ये 2 पेपर देने के बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट मेरा ग्रुप 2 निकल सकता है, एंड एफएमएसएफ का पेपर अगर अच्छा खासा चला जाता है मेरा ग्रुप 2 निकल जाएगा। मैंने प्रिपरेशन करी, लास्ट जिस दिन एग्जाम था हमारा ऑडिट का, उस दिन मैंने एफएम पढ़ा। नेक्स्ट डे जो पूरा दिन छुट्टी रहती है उस दिन भी मैंने एफएम पढ़ा 3-4 बजे तक। देन मैंने एसएम उठाया। नेक्स्ट डे एग्जाम वाले दिन मैंने वो पढ़ा, क्या नाम है, एसएम पढ़ा, और थोड़ा सा एफएम के फॉर्मूले थोड़ा बहुत देखे। एग्जाम सेंटर में मैंने एंट्री ली, और एग्जाम सेंटर में एंट्री लेने के बाद जब क्वेश्चन पेपर हाथ में मिला, तो एज यूजुअल मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन पेपर को पीछे से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एफएम का पार्ट देखा मैंने, ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये क्वेश्चन आता है, करते करते उसमें 2 क्वेश्चन थे, 35 में से 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के, जो मेरे को नहीं आते थे। तो मैंने उनको छोड़ के बाकी सोचा कि ऐसे कर लूंगा। फिर मैं एफएम के पार्ट पे गया, मैंने उनको रीड किया, तो मेरे को लगा कि हाँ एफएम का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी आ रखा है। लिवरेज का क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं कि लिवरेज का क्वेश्चन दिखा जाए, जो कि सबसे इजी चैप्टर होता है, बट उसमें से क्वेश्चन ऐसा दे रखा था कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें एडजस्टमेंट करनी क्या है। मतलब ऐसे टफ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा, और बाकी क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लग रहे थे। फिर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा देखा, क्योंकि रीडिंग टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था मेरा। मैंने एमसीक्यू थोड़ा सा देखा, मैंने कुछ कुछ एमसीक्यू देखे, तो हाँ जो एलोन स्टैंड एलोन होते हैं उनको मैंने अटेम्प्ट कर दिए। देन आता है लिखने वाला, लिखने का टाइम स्टार्ट होता है। फिर मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया एसएम का पार्ट, क्योंकि एफएम थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था मेरे को। मैंने एसएम का पार्ट स्टार्ट किया लिखना, एसएम का पार्ट कंप्लीट कर दिया अपना। फिर मैं एमसीक्यू पे आया, मैंने एफएम ने अटेम्प्ट नहीं किया है, मैंने एमसीक्यू पे आया, एमसीक्यू 30 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया। अब लास्ट का मेरा ख्याल से 40 या 45 मिनट बचे थे मेरे पास, और बस मेरे को एफएम का डिस्क्रिप्टिव पार्ट अटेम्प्ट करना था। मैंने उसमें क्या किया कि जो मेरे को चीज़ें आती थी, लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये इसका क्वेश्चन मैंने कर लिया अटेम्प्ट। वही मेरे को अच्छे से, मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया उसका, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के बीच में वो क्वेश्चन पता नहीं क्यों, जो मैं घर पे इतना अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा था, एग्जाम प्रेशर में मैंने वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया अच्छे से।
बाकी क्वेश्चन आए कि जो डिविडेंड का क्वेश्चन होता है, डिविडेंड का क्वेश्चन मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। तीनों क्वेश्चन 4 नंबर के मेरे को पूरा यकीन है, पूरे 4 के 4 मिल जाएंगे उसमें। और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए। एफएम के पार्ट में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ने, उसमें से पहला क्वेश्चन जो लिवरेज का क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ा है, उसमें बस मैंने फॉर्मूले लिख के छोड़ दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कि ट्रेड पेबल वाला आता है, उसमें से जो डिस्काउंट वगैरह दे रखा था वो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है। और तीसरा मैंने छोड़ रखा है कैश साइकिल वाला क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन छोड़ के मैंने सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं। और घर आके जब मैंने चेक किया मतलब एमफएम की मतलब कितने मार्क्स बन सकते, क्योंकि लास्ट पेपर था, उसके बाद कोई पेपर था नहीं। मैंने चेक किया अगर एटलीस्ट जब मैंने वो पेपर मैम को दिया था ना हाथ में आंसर शीट, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं पास में ना हूँ। सब मेरा डिपेंड कर रहा था एमसीक्यू के पे। अगर मेरे एमसीक्यू अच्छे खासे नंबर बन जाते तो मैं पास हो जाता, अगर नहीं बनते तो शायद मैं दोबारा इसमें भी फेल हो जाता, ग्रुप 2 में भी। तो मैं घर जाके बस रास्ते में यही प्रे कर था कि एटलीस्ट मेरा एमसीक्यू में अच्छे खासे स्कोर हो। मैंने एमसीक्यू चेक किया तो अनएक्सपेक्टेडली मेरे एफएम में जो 15 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, सारे के सारे सही है। 15 मार्क्स मेरे मिल गए एफएम में, 15 में से 9 मार्क्स मेरे को मिल गए। तो ओवरऑल एमसीक्यू में मेरे 30 में से 24 मार्क्स बन गए। अब डिस्क्रिप्टिव में एसएम में मेरे 10 मार्क्स लगभग बन जाएंगे, एफएम में 10 मार्क्स बन जाएंगे। इस तरीके से 45 से 50 मार्क्स इसमें मेरे बन जाएंगे। अब अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो अकाउंट्स में मेरा 65 से 70 मार्क्स बन रहा है, लॉ में मेरा 55 से 60 बन रहा है, और टैक्स में 34 से 38 बन रहा है। ग्रुप 1 में अभी थोड़ा मेरा कंफर्म नहीं है कि निकलेगा कि नहीं, बट ग्रुप 2 में मेरा कॉस्ट में एग्जामेशन आ जाएगी। और मतलब एग्जामेशन आ जानी चाहिए, कंफर्म तो नहीं हूँ मैं, बट मेरे को लगता है एग्जामेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यू में 24 बन रखे हैं, बाकी तो मेरा निकल जाएगा, मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट कर रखा है। और ऑडिट में मेरा 45 बन रहा है, 45-50, और एफएम में भी सेम 45-50 बन रहा है। तो ग्रुप 2 तो शायद मेरा निकल जाना चाहिए, ग्रुप 1 में भी पता नहीं है कुछ। बट मेन पॉइंट ये है कि अगर टैक्स में मेरे 34-36 बन रहे हैं, अगर आईसीआई का मतलब बेसिकली एक ग्रेस मार्क्स का रूल है कि अगर 2 सब्जेक्ट में 110 या उससे ज़्यादा बन रहे हैं और उन दोनों में से किसी एक में एग्जामिशन है, तो जो थर्ड सब्जेक्ट होता है जिसमें तुम्हारे 35 बन रहे हैं उसको 40 करके पास कर देते हैं, मतलब 5 का स्पेसिफिक ग्रेस दे देते हैं। मेरे केस में 34 बन रहे हैं। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि जो हमारा टैक्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें एक एमसीक्यू ऐसा है जो कि गलत है, और एक एमसीक्यू ऐसा है जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसमें एग्जामिशन पेज पे 2 आंसर आ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सर से भी कंफर्म किया, तो उसमें 2 से 4 मार्क्स का ग्रेस मिल रहा है उसमें। तो मेरे जो नंबर बन रहा है 34, वो शायद 36 या 38 पे पहुंच सकते हैं, और 5 का स्पेसिफिक ग्रेस मिल जाएगा, तो शायद वहां पे मेरे को पास कर दें। बट ये मेरी एजम्पशंस हैं, मेरे को नहीं पता इससे क्या करेगा। और अगर आईसीआई ने ऐसा किया कि वो 2-4 मार्क्स का स्पेसिफिक ग्रेस दे के और मतलब 2-4 मार्क्स का जनरल ग्रेस दे के मेरे को स्पेसिफिक ग्रेस देता है 5 मार्क्स का, तो मेरा इजीली टेस्ट क्लियर हो जाएगा, और ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा इस तरीके से, ग्रुप 2 तो मेरा क्लियर हो ही रहा है। तो ओवरऑल बस बात यही है कि एग्ज़ाम मेरा जिस तरीके से गया है, बहुत ही अप एंड डाउन्स हुए मेरे। और बस एक टैक्स की वजह से ना पूरा मतलब मोरल ख़त्म हो गया था मेरा। ग्रुप 2 देने का बिल्कुल मन नहीं था, बट स्टिल घर वालों के कहने पे मैंने ग्रुप 2 दिया। और अब सिचुएशन ये है कि बस टैक्स का पेपर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ग्रुप 2 शायद मेरा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे, और इसमें अकाउंट्स में अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ तो एक सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये तो भाई जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल छोड़ ही रखा था मैंने। और जो ये बी पार्ट था भाई साहब, इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन, लिटरली इतना दिमाग ख़राब किया ना इस वाले क्वेश्चन ने, इम्पेयरमेंट ने। 20-25 मिनट तो मेरे इसमें चले गए, मतलब बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था ये। बाकी पूरा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, इसमें मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई थी, शायद 20,600 या फिर 26,600 ऐसे कुछ अमाउंट से मैच हुई थी। और बाकी पेपर नॉर्मली था। लॉ में एमसीक्यू में 16 हैं, और टैक्स में मैं अगर ग्रेस मार्क्स वाला एमसीक्यू बताऊँ आपको तो ये दूसरे वाले में ग्रेस मार्क्स मिलेगा हमें, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 353.88 आ रहा है, और ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इस वजह से इसका तो ग्रेस मार्क्स हमें मिलेगा ही। और जो पहला वाला है इसमें जो आंसर है वो ए और बी दोनों आ रहे हैं, क्योंकि गुडविल पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो ए आंसर आ रहा है, और गुडविल पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो बी आंसर आ रहा है। लेकिन इसका कंफर्म नहीं है कि ग्रेस मिलेगा कि नहीं, बट इसका 100% मिलना चाहिए। और इस तरीके से है इसका टैक्स का, मैंने आपको बता ही दिया असल में। और कॉस्ट में एमसीक्यू में मेरे 24 है, अटैम्प्ट मैंने 90 का कर रखा है, ऑडिट में मैंने 70 का अटैम्प्ट करा है, एमसीक्यू में 20 है, एफएमएसएम में 65-70 अटैम्प्ट कर रखा है, और 24 एमसीक्यू में। इस तरीके से सारे पेपर्स के मैंने आपको बता दिया। मैंने अपने सारे पेपर्स का रिव्यू बता दिया है, कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या हुआ था असल में, सारी स्टोरी बता दी। और बस इस वीडियो में इतना ही। एंड
कमेंट में आप भी बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं बोथ ग्रुप में, या फिर अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है तो सिंगल ग्रुप के ईच सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एंड कोई भी ऐसा इंसिडेंट जैसे मैंने अपने शेयर किया अकाउंट्स में ES 15 वाला, और टैक्स में जो भी मतलब सीन हुआ था वो सब, तो वो सब आप शेयर कर सकते हो कमेंट में। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।